देखिए, दिल्ली में एक बात सामने आई है और कहा गया है कि दिल्ली में रहने वाले लोगों को आई कार्ड रहना चाहिए और वहाँ बाहर का अगर कोई ड्राइविंग लाइसेंस है तो उनको दिल्ली में भी एंडोर्स कराना पड़ेगा। बाहर के ड्राइविंग लाइसेंस को ड्राइविंग के लिए कहने का मतलब यही है कि वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा। इन दो बातों को लेकर के हमने एक पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा है और ये बहुत ही खतरनाक बात है अगर देश के किसी भी हिस्से में विशेष आई कार्ड की बात वहाँ रहने वाले लोगों के लिए लागू किया जाए। हमारे संविधान में लोगों को आज़ादी दी गई है और ये मौलिक अधिकार का हिस्सा है। वे जहाँ चाहें वहाँ रोजी रोटी के लिए जा सकते हैं, अन्यथा जा सकते हैं। न सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने की इजाज़त है और उसका अधिकार है, बल्कि वो मौलिक अधिकार है, बल्कि कहीं जीविका के लिए भी वहाँ रहने का, काम पाने का अधिकार है और ये मौलिक अधिकार है। तो ऐसी स्थिति में यह बात समझ के परे है कि दिल्ली में, जो कि देश की राजधानी है, वहाँ अलग से कौन सा आइडेंटिटी कार्ड हो सकता है। तो ये बात हमारे समझ के परे है और दरअसल ये तो बर्दाश्त करने लायक बात नहीं है। यह असंवैधानिक बात है और तत्काल इसको वापस लिया जाना चाहिए। और मुझको ऐसा लगता है कि अंततोगत्वा जो बाहर से गरीब गुरबा लोग, खास करके बिहार से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से और देश के दूसरे हिस्सों से कई लोग जो जीविकोपार्जन के लिए दिल्ली में जाते हैं, दिल्ली में अपनी जीविका के लिए कुछ अर्जित कर रहे हैं, उन पर ऐसा लगता है कि किसी न किसी प्रकार से बाधा डालने की नीयत है। एक तो ये नागरिक आज़ादी का हनन है। कोई भी नागरिक है उसको बाध्य कीजिए कि आप अपना पहचान पत्र लेकर चलिए, और कौन जांच करेगा? तो इन सब चीज़ों को पुलिस देखेगी। तो दिल्ली को देश के अंदर पुलिस स्टेट के रूप में बदलने की बू आती है इससे, और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसको तत्काल वापस लेना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस भी देश के किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा अगर निर्गत किया गया है तो वो पूरे देश में वैलिड है। तो किसी भी प्रकार से इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता और बिना समय गंवाए इसको वापस करना चाहिए, नहीं तो इसको लेकर के काफ़ी लोगों के मन में विरोध बढ़ रहा है और इसकी खिलाफत होगी और ये आंदोलन का रूप धारण करेगा। अगर ये लोग तत्काल वापस नहीं लेंगे तो हमारे जो बिहार वासी वहाँ जाकर अपना काम धाम करते हैं, हम उनके इंटरेस्ट की रक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे। अभी तो हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा और मुझको भरोसा है कि इस प्रकार के निर्णय पर पुनर्विचार होगा। सबसे पहले तो हैरानी की बात है कि इस प्रकार का निर्णय लिया कैसे जा सकता है। इस देश में इस तरह की खतरनाक बात लोग सोचते कैसे? अपने आस पड़ोस की स्थिति को देख रहे हैं और इसके बाद भी यहाँ पर डेमोक्रेसी की जड़ें गहरी हो चुकी हैं। एक सिविल सोसाइटी है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के नेतृत्व में, उसके हाथ में ताकत दिया है संविधान, और ऐसी स्थिति में इसमें इस प्रकार का नियम बनाने के बारे में सोचना, बनाना तो दूर की बात है, इसके बारे में सोचता भी कोई कैसे? ये इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये बर्दाश्त करने लायक बात है। देश के कोने कोने से लोग आकर बसे हुए हैं। विभिन्न प्रकार की संस्कृति है, बोली है, भाषा है, रहन सहन है, सब तरफ के लोग आकर के वहाँ बसते हैं। दिल्ली किसी खास की नहीं है, ये देश के आम लोगों की जगह है और वहाँ इस प्रकार के बारे में
सोच रखना जो वहाँ का शासन चलाते हैं, ये बहुत ही हैरानी की बात है। और मैं समझता हूँ कि अगर इसको वापस लोगों ने नहीं लिया तो इसका परिणाम उन सब लोगों के लिए घातक होगा जो आज दिल्ली में सरकार चला रहे हैं। जनता इसका जबरदस्त जवाब देगी। पड़ोस के लोग हैं, जो पूरब के लोग हैं, बहुत भारी संख्या में रोजगार की तलाश में वहाँ जाते हैं, वहाँ काम करते हैं। और बिहारी को तो समय समय पर टारगेट किया ही जाता है। ये हर प्रकार से अबर्दाश्त नहीं है। सिर्फ एक ही बात नहीं, अब बिहारियों का योगदान है दिल्ली के बनाने में। बहुत लोगों को बीच बीच में लगता है कि अब बिहारियों से छुटकारा पाएं, तब दिल्ली किसी कुछ लोगों की जगह है क्या? दिल्ली तो पूरे देश की है और बिहार तो देश का हिस्सा है। तो जो बिहार वासी हैं उनका दिल्ली पर उतना ही अधिकार है। अपने मौलिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए लोग वहाँ जाते हैं, रोजी रोटी की तलाश करते हैं। दिल्ली की प्रगति में लोगों ने योगदान किया है। आज जो दिल्ली बना है बगैर बिहार वासियों के मेहनत के थोड़ी दिल्ली बना। गगनचुंबी इमारतों में लोग जा रहे हैं, रह रहे हैं, वहाँ दफ्तर चल रहे हैं, वहाँ लोग आमदनी जुटलाने की कोशिश हो रही है। और किसी न किसी प्रकार से ऐसे लोगों को तंग किया जाए, ऐसे लोगों को दिल्ली से खदेड़ दिया जाए, इसको छोड़ करके और क्या मंशा हो सकती है? और दूसरे नागरिक में जो दिल्ली में रहते हैं उनको मजबूर करना कि कोई न कोई आप आई कार्ड लेकर के चलिए। अरे भाई, देश में तो एक ही आई कार्ड हो सकता है। अगर भारत सरकार उसके बारे में निर्णय ले कि जो हमारे जितने नागरिक हैं, जो भी व्यक्ति जन्म लेगा, उन सबों को एक कार्ड बना करके हम देंगे। सिटीजन्स कार्ड होगा बिहार वासी देशवासियों के लिए। उस प्रकार का अगर कोई कार्ड बनता है तो उस पर किसी को एतराज़ नहीं हो सकता, लेकिन वो तो पूरे देश के लिए होगा। लेकिन देश के अंदर किसी कोने में, किसी स्थान पर कोई और कार्ड बने या वहाँ पर कार्ड रखना जरूरी हो, तो ये तो संविधान सम्मत बात नहीं। और ये संविधान में जो मौलिक अधिकार लोगों को दिया गया है उसका खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। इसलिए कोई साधारण बात नहीं है। बहुत लोगों का हम देख रहे हैं, कह रहे हैं अव्यावहारिक है। हम सिर्फ अव्यावहारिकता के चलते इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, ये गैर संवैधानिक है। और इस प्रकार का विचार मन में लाना ही खतरनाक है। और इस प्रकार की प्रवृत्ति को बढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। या तो लोग तुरंत वापस लें, नहीं तो जनता फैसला करेगी और इसका विरोध होगा। अगर ये लोग वापस नहीं लेंगे और कहेंगे कि आई कार्ड रखना जरूरी होगा, तो उसके खिलाफ हर प्रकार का प्रोटेस्ट होगा। और उस प्रोटेस्ट में मुख्यमंत्री होने के बावजूद हम हिस्सा लेंगे। क्यों आई कार्ड लेकर के कोई रहेगा भाई? आई कार्ड हो सकता है तो देश का कोई एक आई कार्ड हो सकता है। अगर बनाना हो उसके बारे में सोचिए और पूरे देश के लिए बनाइए, हर नागरिक को उपलब्ध कराइए। जिस देश में वोटर आइडेंटिटी कार्ड सबका नहीं बन पाया है और वहाँ किसी जगह पर आई कार्ड की बात होती है। कुछ दिन पहले ऐसे ही लुधियाना में हुआ कि वर्क परमिट चाहिए इसके लिए। कई बार ट्रेन में होता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, अपना लेकर चलिए कार्ड। ये सब धांधली को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस देश का नागरिक जो यहाँ पैदा हुआ उसको अधिकार है कहीं जाए, सेटल करे। धारा 370 है संविधान में, जम्मू कश्मीर को एक अलग दर्जा दिया गया है, लेकिन वहाँ भी जाने पर किसी को रोक नहीं है, वहाँ वो सेटल नहीं कर सकते। लेकिन बाकी देश के किसी हिस्से में जहाँ मर्जी, आज कोई यहाँ रह रहा है, यहाँ पैदा हुआ है, लेकिन उसकी मर्जी हो गई कि वो दिल्ली में बसेगा तो दिल्ली में बस सकता है। उसकी इच्छा होगी कि मुंबई में बसेंगे तो मुंबई बसेगा। कोई आदमी तमिलनाडु में पैदा हुआ, उसका मन हो जाए कि पटना में आकर के बसेगा, तो ये उसका अधिकार है, मौलिक अधिकार है, वो कोई आ सकता है। तो इस प्रकार की बात को इजाज़त नहीं दी जा सकती है। सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके अन्य तरीके हैं। सुरक्षा के नाम पर लोगों की नागरिक आज़ादी को आप समाप्त करिए, ये इजाज़त नहीं दी जा सकती। आतंकवादी को तो खुद बचा रहे हैं, दिवालियापन जो सरकार चला रहे हैं।
कौन सा आतंकवादी और कौन हमला क्या, तो ये काम है पुलिस का। हमने उस चिट्ठी में लिखा है, अपने फेलियर को लोग छिपाना चाहते हैं। इंटेलिजेंस सिस्टम इनका मजबूत होना चाहिए और इसके लिए देश के नागरिकों पर विश्वास होना चाहिए। इस देश को देश के लोग बचाएंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर कैसा निर्णय लिया गया है क्या? तो इससे बड़ा आत्मघाती और क्या होगा, क्योंकि इतने लोग इसका उल्लंघन करके सत्याग्रह होगा इसके खिलाफ। जो ये काम करेगा वो जाएगा। महाराष्ट्र में हुआ, आपने देख लिया, उसके बाद का चुनाव हुआ। जो लोग भी देश की ये जो मूल भावना है उसके खिलाफ आचरण करेंगे वो अंततो गत्वा चुनावी दृष्टिकोण से भी झंझट में रहेंगे। दिवालियापन की बात मानते हैं? ये हम तो कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल ये बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन है हमारे, कि कोई ऐसा भी सोच सकता है। इस देश के अंदर वो लुधियाना में बात हुई तो हम लोगों ने विरोध नहीं किया, वो वापिस हुआ। बिहार के लोगों को जिस प्रकार से तंग किया गया था तो तुरंत हम लोगों ने इस सवाल को उठाया और वहां उसको वापस लिया गया। तो दिल्ली में भी ये बात करना गलत है और इसको तत्काल वापस लेना चाहिए होगा। उसमें गड़बड़ी नहीं होगी। भ्रष्टाचार के जरिए लोग नहीं फेक लाइसेंस प्राप्त कर सकता है, वो तो विषय ही दूसरा। जाली चीज बनाने का एक्सपर्टीज जिसके पास है, वो अगर किसी राज्य का लाइसेंस गलत बना सकता है तो दिल्ली में वो नहीं गलत बना सकता है। ये तो अलग जो स्किल है बहुत लोगों को जाली काम करने का, तो उससे इस पर कैसे रोक लग जाती है? तो उसके बारे में अलग चौकसी बरतिए, इंटेलिजेंस के मैकेनिज्म को मजबूत कीजिए। ये उसका तरीका ही थोड़ी है कि गरीब गुरबा जो दिल्ली कमाने जा रहा है उसको आप वहां से खदेड़ दीजिए कि तुम्हारे पास कोई आइडेंटिटी का प्रूफ नहीं है, आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। वो कहाँ जाएगा आइडेंटिटी कार्ड बनाने? ना तो पूरे देश में आइडेंटिटी कार्ड एक एक नागरिक का बनवा दीजिए, और जो बच्चा पैदा हो उसके बाद से ही उसका कार्ड बनना शुरू हो। यहाँ इस देश में अभी जन्म और मृत्यु दोनों का निबंधन पूरा नहीं हो पाया है। विवाह के रजिस्ट्रेशन पर सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ा है। जिस देश में अभी इतना कमजोर डेटाबेस है, वहां पर आप सोच रहे हैं कि दिल्ली में हम आई कार्ड का सिस्टम लागू करके दिल्ली को बचा लेंगे, उसको सुरक्षित कर लेंगे? या क्या कोई भी जो रोजी रोटी और कमाई के लिए दिल्ली में जो गरीब गुरबा रह रहा, उसके कारण कभी कोई दिल्ली की सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न हुआ है क्या? आप उन गरीबों पर जो जीविका अर्जित करने के लिए दिल्ली में रह रहे हैं उनके पैट्रियोटिज्म पर आप शक कर रहे हैं। ये कोई बात हो सकती है? ऐसी चीजों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। और देखिए भाई, देश चलेगा संविधान से। जो संविधान में प्रोविजन है उसी से देश चलेगा। मौलिक अधिकार जो है बेसिक फीचर है। संविधान में परिवर्तन होता है, संशोधन होता है, लेकिन जो बेसिक फीचर है उसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है। नागरिकों का एक जगह से दूसरे जगह जाने का जो मौलिक अधिकार है, इसको कोई बदल सकता है क्या? इसलिए यह तो स्वीकार करने योग्य बात है ही नहीं में आई है। और हम लोगों ने जब ये बात परसों आई थी तो इसके बारे में बाजाबता हमने अपने राज्य के अधिकारियों को, होम गृह विभाग के अधिकारियों को कहा इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। और ये मालूम हुआ कि ऐसी बात है, अभी स्कीम बन रही है। इसलिए हमने कल प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा। आने वाले लोगों को इसका इलेक्टोरल नुकसान हुआ या नहीं हुआ, तो जनता बड़ी है कि ये सब विचार लेकर के जो घूमते रहते हैं उनकी ज़्यादा ताकत है। विरोध करना चाहिए और जो अगर कोई करना चाहता है उसको रोका जाना चाहिए, यही इसका रास्ता है। सर कंट्री अपना इकोनॉमिक पार्टी की तो पार्टी निर्णय लेना, किसी को कोई राजनीति में कोई बंधन है? पार्टियां तो स्वैच्छिक संगठन है ना। पार्टी में रहना है नहीं रहना है
किसी पार्टी में रहना है, ये निर्णय तो व्यक्तिगत होता है। तो उसमें हमको कोई प्रतिक्रिया उस पर नहीं है। किन्हीं का कोई निर्णय हो सकता है। हम तो याद करेंगे वशिष्ठ भाई और हम लोग जो साथ काम किए उसको याद करेंगे। अलग के दिनों को हमको क्या लेना है उसको याद करने के लिए। व्यक्तिगत संबंध है, व्यक्तिगत संबंध हमारी तरफ से बने रहेंगे, लेकिन राजनीतिक निर्णय लेने को हर व्यक्ति स्वतंत्र है। मुलाकात की थी 2006 में माननीय मानव संसाधन मंत्री श्री अर्जुन सिंह जी से और रिक्वेस्ट किया था कि बिहार में एक IIT होना चाहिए, ट्रिपल IT भी होना चाहिए, ये सब हमने मांग रखी थी। IIT कुछ जगहों पर और खोलने की बात आई जिसमें उन्होंने बिहार का भी चयन किया और इसके लिए राज्य से ये अपेक्षा की गई कि वो कम से कम 500 एकड़ ज़मीन मुफ्त उसके लिए उपलब्ध कराए। हम लोगों ने उसके लिए ज़मीन उपलब्ध कराने का वचन दिया। सेंटर की टीम भी आ गई और पटना के बगल में बिहटा में ही गुंजाइश है, वो ज़मीन भी उनको दिखला दिया गया। उन्होंने उस ज़मीन को स्वीकार कर लिया और हमने इस पर चिट्ठी भी लिखी उनको कि आपने इसके बारे में स्वीकार कर लिया है और उसके पहले ही IIT खोला जाए। उसके लिए जो भी मकान वगैरह की तब तक चलाने के लिए मकान वगैरह उपलब्ध कराने की बात है, सरकार उपलब्ध करा देगी, लेकिन IIT का काम 2008 से ही शुरू कर दिया जाए। ये हमने उनको अनुरोध किया और ये भी हमने कहा है कि IIT खोलेंगे पटना में या और कहीं तो जो IIT के संबंधित जो कानून है उसमें तो जोड़ना पड़ेगा ना, पटना का नाम उसमें जोड़ना पड़ेगा। तो ये हमने रिक्वेस्ट किया है, अनुरोध किया है कि उसमें उसका नाम जोड़ के संशोधन तो कर लीजिए। बीच में बात आई कि जापान के सहयोग से बनेगा, तो ऐसा मालूम हुआ कि भारत सरकार ने कुछ स्थल को पोच किया है जापान के सामने भी। तो ये भी बात आई कि पटना वो नहीं लेना चाहते हैं। तो हमने फिर बात की थी उन्हीं दिनों जब जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी भारत आए थे और रात्रि भोज पर प्रधानमंत्री जी ने जो उनको बुलाया था तो उनको भी उसमें शरीक होने के लिए न्योता मिला था। तो उसी समय हमने माननीय अर्जुन सिंह जी से बातचीत की कि सुन रहे हैं कि अगर जापान इंटरेस्टेड नहीं होगा तब क्या होगा। उन्होंने कहा कि जापान को दिया गया है, लेकिन वो अगर नहीं भी लेता है तो भारत सरकार खोलेगी, इसलिए हमको तो यही मालूम है। और उसके बाद हमने रिक्वेस्ट भी किया है कि तत्काल शुरू करने के लिए और भी जो फैसिलिटी चाहिए हम देने को तैयार हैं। अब ये हमको मालूम नहीं है कि सेंट्रल टीम आकर के पटना के पास की ज़मीन को स्वीकार करने के बाद फिर और जगह कहीं खोलना चाहती है, हमको मालूम नहीं है। राज्य सरकार ने ऑफ़र दिया हुआ है, 500 एकड़ हम ज़मीन एक्वायर करके उनको देंगे और उस ज़मीन को डेवलप करने का भी हमने वादा किया है। उसमें अगर पानी वगैरह बरसात के दिनों में लगने की संभावना हो तो उसके ड्रेनेज स्कीम आदि को भी बनाने का हम लोगों ने वचन दिया है, वो सब दुरुस्त कर देंगे। IIT वहाँ चल सकता है। लेकिन अब इसके बाद अगर कोई विवाद पैदा किया जाता है, इसका मतलब इस मामले को कोई लटकाना चाहता होगा, क्योंकि हम लोगों ने पूछ लिया कि पटना के आसपास केंद्र सरकार का ही आग्रह था, वरना हम आसानी से गया में जमीन दे सकते, आसानी से अन्य जगहों पर जमीन दे सकते, लेकिन पटना में तो जमीन हमको खरीद करके देना पड़ेगा। खरीद करके मतलब एक्वायर करके देना। तो उस समय बात आई कि नहीं, पटना के पास ही होना चाहिए। तो अब इसके बाद कहाँ से सवाल आता है पटना से अन्यत्र का, ये हमको मालूम नहीं है भी ये बात, या सिर्फ बाद में लोग कह देंगे कि ऐसी बात हमने कही नहीं थी। कौन लटकाना चाहता था? ये तो आप ही ना बताइएगा, ये प्रश्न उधर से हमने तो कह दिया कि भाई मेरी जानकारी में नहीं है। IIT पटना के लिए बिहटा के पास जमीन का चयन हो गया, उसको सेंट्रल टीम आकर के उसका अप्रूवल कर चुकी है, इसलिए हमें तो नहीं मालूम। मिशन वगैरह के लिए काम शुरू किया जाए और इसके लिए IIT पटना को नोटिफाई कर दिया जाए, ये हम लिख चुके हैं। उसके बाद ये बात आप लोग उठा रहे हैं, या एक दिन हमने अखबार में देखा, उस चीज़ से हम भिज्ञ नहीं है, समाचार पत्र में ही है और ज़्यादा प्रतिक्रिया व्यक्त करना उचित नहीं है। पता चला बाद में लोग कह देंगे कि ऐसी बात ही नहीं, तो अच्छी है नहीं है बात, नहीं कहा जाता। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी भी 540 मेगावाट के करीब रही, लेकिन उत्पादन नहीं हो रहा। हम लोगों ने प्रयास किया है, उसके चलते दोनों का, बरौनी और कांटी का रिनोवेशन का काम चल रहा है। बरौनी में कुछ उत्पादन शुरू हो गया है, कांटी में उत्पादन की कोशिश हो रही है, बीच में तकनीकी बाधा आती है।
एनटीपीसी के लोग देख रहे हैं वो कब शुरू कर पाएंगे ये वही जानते हैं। बार बार आ रहे हैं अगला 15 दिन, अगला 1 महीना, अब जो भी वो जब भी चालू कर पाए। तो बिहार निर्भर है केंद्रीय एलोकेशन पर। केंद्रीय एलोकेशन हमारे पास है, आपको मालूम है 1150 मेगावाट के करीब, लेकिन मिलता कभी 900 मेगावाट से ज़्यादा नहीं है। और इन दिनों उसका एलोकेशन घट करके किसी दिन 450 मेगावाट हो जाता है, किसी दिन 600 मेगावाट हो जाता है। कल हमने पूछा तो मालूम हुआ 600 समथिंग एलोकेशन चल रहा था। तो बिजली की हालत तो खराब उसके चलते रहती है। और हम लोगों ने बार बार कहा कि हम एक्स्ट्रा एलोकेशन कीजिए, 300 मेगावाट और दे दीजिए, लेकिन हम लोगों की बात तो सुनी नहीं जाती। तो बिजली का संकट तो कारण पीछे की सरकार बताएगी कि क्यों नहीं इतने दिन में इनिशिएटिव लेकर के बिहार में अपना उत्पादन बढ़ाए। और दूसरा, सेंट्रल सेक्टर का एलोकेशन इतना कम है हमको, तो ये जब बढ़ेगा तो बिजली की हालत में होगा। हाँ, इतना जरूर है कि हम लोगों ने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। बरौनी में 500 मेगावाट की का से एक्सपेंशन उसका हम करेंगे अपने रिसोर्सेज से। राज्य सरकार इसके लिए बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को मदद देगी, 500 मेगावाट वहाँ लगेगा। और फिर बिहार राज्य विद्युत बोर्ड और एनटीपीसी मिल करके कांटी में भी 500 मेगावाट का एक्सपेंशन करेंगे। और बिहार और एनटीपीसी मिल करके 2000 मेगावाट का प्लांट लगाएंगे नबीनगर में। ये तीनों तो बहुत ही बात हो चुकी है। और इसके लिए राज्य सरकार को जो एलोकेशन करना है अगले साल के लिए, वो एलोकेशन हम अगले साल के बजट में करने जा रहे हैं। अगले साल के एनुअल प्लान में इन सब चीज़ों के लिए रिक्विजिट प्रोविजन पैसे का हम अपनी तरफ से करने जा रहे हैं।